में चार ठग पूरे देश को चला रहे हैं और चारों गुजराती हैं। पहला ठग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा ठग अमित शाह और तीसरा अंबानी अंडानी। ये चारों जो हैं पूरे देश को बेच रहे हैं, रेलवे से लेके सारा सरकारी चीज बेच रहे हैं। बताइए ये ठग अच्छा दिन लाएंगे? जनता नहीं समझी कि वो जनता के अच्छा दिन लाने के लिए कर रहे हैं या अपना सारे कंपनी को इन्होंने खरीद लिया है और गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। बताइए 400 रुपया में पहले गैस मिलता था यूपीए गठबंधन में और 150-200 उसमें सब्सिडी मिलता था और आज के डेट में वो गैस पड़ा 200-250 का, 400 का गैस 200 सब्सिडी तो पड़ा 200 का। अभी ये चारों ठग मिलकर 1200 का गैस सिलेंडर देते हैं और कुछ भी सब्सिडी नहीं देते हैं। सारा कड़ुआ तेल से लेके अनाज तक में जो खाने का पदार्थ है उसमें तक टैक्स लगा दिए। ये ठग चारों तरफ झूठ का पुलिंदा, खाली लंबा लंबा भाषण देते हैं और काम कुछ नहीं। गरीबों का सांस लेना मुश्किल हो गया है ये चार ठगों के चलते। और नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा काम किया है बीजेपी को लात मारकर और यूपीए गठबंधन में आने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये ठगों से वो भी परेशान हो गए थे, ये जान गए थे कि सारे देश को बेच डालेंगे और इनको जाना जरूरी है। और बिहार में से ये शुरू कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और पूरे देश में इनका सफाया होगा, बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। देखिए ये आशुतोष सिंह हैं, ये ज़िला अध्यक्ष एनसीपी के हैं। ये कितना चीख रहे हैं, कितना चिल्ला रहे हैं, चूँकि ये भी एक नेता हैं, काफ़ी उभरते नेता हैं और जब से ये एनसीपी में आए हैं निश्चित रूप से उन्होंने बताया है कि एनसीपी भी एक देश स्तर की पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। मैं आपको बता दूं कि आशुतोष कुमार सिंह पूर्व में 14 वर्षों तक जेडीयू की राजनीति किए, 12 वर्षों तक राजद की राजनीति किए और ये अधिवक्ता भी हैं, कानूनदा भी हैं, कानून की भी पढ़ाई इन्होंने पढ़ा है। इसलिए कितना रंग में ये बात कर रहे हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और साथ ही साथ 2 उद्योगपति का भी इन्होंने नाम लेकर ये कह रहे हैं कि आज देश की राजनीति ये चारों लोग मिलकर कर रहे हैं और देश को कहां ले जा रहे हैं आशुतोष सिंह ने बताया है। आशुतोष सिंह के बारे में और भी आगे बता दूं कि ये बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति यानी ज़िला व्यवहार न्यायालय के ये अध्यक्ष भी हुआ करते हैं। ये इनका नाम आशुतोष कुमार सिंह है। मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ, मैं इनसे और भी जानना चाहूँगा कि इनका अगली राजनीति क्या है, अगली सोच क्या है और वर्तमान समय जो नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में जो करवटें बदला है और बदलकर एनडीए से यूपीए में आकर सरकार बनाया है, मैं उनसे भी आप लोगों के बारे में, आशुतोष सिंह के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि उनका विचार क्या है और नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति किए हैं उसका केंद्र पे क्या असर पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब मैं आशुतोष सिंह के ज़ुबानी आप लोगों को सुनाऊंगा, दिखाऊंगा कि इनका कहना क्या है। आज देश के प्रत्येक क्षेत्रों में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में असफल है। देशवासी इस महंगाई से काफ़ी परेशान है। आज देश की जनता की आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार लगातार देशवासियों के दर्द को घटाने के बजाय बढ़ाने का कार्य कर रही है। इन मुद्दों को लेकर देश की जनता 2024 में मोदी सरकार को दर्द देने का कार्य अवश्य करेगी। यह बात रोहतास जिला एनसीपी के जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान समय 4 गुजरातियों के इशारे पर देश चल रहा है। देशवासियों के साथ यह 4 गुजराती मिलकर जिस राह को ले जा रहे हैं उसे देशवासी किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मालूम हो कि श्री सिंह लगभग 14 वर्षों तक जदयू और लगभग 12 वर्षों तक राजद की राजनीति कर चुके हैं। वर्तमान समय बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति शाह एनसीपी के जिला अध्यक्ष के पद पर रहकर जनता की सेवा में लगे हुए हैं। सासाराम नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी के रूप में रहते हुए पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर आम लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आशुतोष सिंह का कहना है कि वर्तमान समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए से दूरी बनाते हुए भाजपा को छोड़कर यह साबित किया है कि हम बिहारी हैं।
उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाकर पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले ने 2024 की आहट को मजबूत करने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि आने वाला समय राजनीति के क्षेत्र में देश किस करवट को जाएगा, वह समय बताएगा। आइए सुनते हैं एनसीपी नेता आशुतोष सिंह क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आपका सबसे पहले मैं बिहार दर्शन में आपका स्वागत करता हूँ। जी, आपको भी नमस्ते, आदाब, सलाम। देखिए, बिहार दर्शन आपका नाम बहुत ही सुने हुए हैं और गरीबों का आवाज़ उठाते हैं, जन जन का आवाज़ उठाते हैं, गांव का शायद समस्या का आवाज़ उठाते हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि आपने भी हम हमारे लिए समय दे रहे हैं, इसलिए बिहार दर्शन को सभी टीम को नमस्ते, प्रणाम और स्वागत करते हैं। देखिए आशुतोष सिंह, कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से इनके अभिभावकगण ने इन्हें संस्कार दिया है। जिस तरह से बिहार दर्शन ने इनका स्वागत किया, तो इन्होंने बिहार दर्शन की टीम को स्वागत करते हुए कहा है कि बिहार दर्शन एक अच्छा चैनल है, एक अच्छा मीडिया है और बिहार दर्शन हमेशा लोगों की आवाज़ को उठाता है और समाज तक पहुंचाने का काम करता है। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल आपसे है कि अभी आप चूँकि ज़िला अध्यक्ष हैं आप एनसीपी के, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में भी आपकी टीम तैयार होगी। अभी वर्तमान समय जो बिहार में नीतीश कुमार ने जो करवट बदला है, जो राजनीति की एक नई आवाज़ गूंजी है, तो क्या इसका असर केंद्र में किस तरह पड़ेगा और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार आगे क्या करने जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, देश में 4 ठगों ने जकड़ लिया है देश को। इसको गुलामी को हटाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए बिहार से नीतीश कुमार ने आवाज़ बुलंद कर दिया है और यूपीए महागठबंधन में आने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बीजेपी वाले के जो 4 ठग हैं, जो चारों के चारों गुजराती हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह जी हैं, अंदानी अंबानी हैं, चारों के चारों ठग गुजराती हैं और पूरे बिहार को इन्होंने कब्जा कर लिया है। सारे जनता त्राही मचा रही है और बिहार के धरती से नीतीश कुमार ने उनको भगाया है और उम्मीद है कि जल्द ही पूरे देश से इनका सफाया बीजेपी का गठबंधन का होगा। तो एक चीज़ ये कहिए कि आप अभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चर्चे में हैं, काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी नाम है उनका। उस तरह अमित शाह भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, ये हमारे देशवासियों को कहना है। झूठ का पुलिंदा है ये लोग दोनों। अभी देखिए, चीन वहाँ दखल किया है भारत में घुस के। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और चुनाव के समय में खाली जगह पर एक बम पटक देते हैं, खाली जगह पर, और उसी को दिखाते हैं कि हमने पाकिस्तान में बम पटका और ये वोट लेने का काम करते हैं। इनको तो खुद देश में घुसकर चीन दखल कब्जा किया है ज़मीन को, काहे नहीं बोल देते हैं? ये लोग मूर्ख बनाने का, ये लोग झूठ का पुलिंदा हैं, सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। तो ये लोगों को भगाना बहुत जरूरी है देश से। ये बताइए कि जैसा आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार उन लोगों को भगाए हैं, जी, लेकिन अभी 10 दिन पहले तो नीतीश कुमार उन्हीं के साथ थे, एनडीए के साथ थे। वो एकदम जगह वो परेशान हो गए थे। वो देख रहे थे कि गरीब जनता को बीजेपी के लोग परेशान करके रखे हैं, नीतीश कुमार को भी परेशान करके रखे हुए थे और उन्होंने उनका चाल समझ गया, इसलिए उन्होंने मार कर यहाँ बिहार से हटाया, अपने गठबंधन से हटाया, सरकार से हटाया और यूपीए गठबंधन में आए। उसके लिए बहुत स्वागत और उम्मीद है कि जल्द पूरे देश से बीजेपी को हटाया जाएगा। कैसी चाल चल रहे थे बीजेपी वाले, कैसी चाल चल रहे थे कि नीतीश कुमार समझ गए? बीजेपी वाले सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम करने से किसी का भोजन नहीं चलेगा। गरीब आदमी को एक टाइम का भोजन जुटाना मुश्किल है। कड़ुआ तेल बताइए 70 रुपया 80 रुपया था, वो 170-80 रुपया हो गया। जो 70 रुपया पेट्रोल डीजल था वो 100 से पार हो गया। गैस जो 200-250 को पड़ता था, 400 का मिलता था और 150-200 सब्सिडी मिलता था, वो 1200 को हो गया। समझिए कि एक गैस के दाम में पहले वाला में यानी 5 गैस खरीद सकता है, 6 गैस खरीद सकता है। जो 200 का गैस पहले मिलता था, जो 400 में 150-200 सब्सिडी मिलता था, तो ये लोग सीधे कई 100 गुना महंगा कर दिए सारे सामान। सारे जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं इनको मिला लिए हैं, सबसे कमीशन ले रहे हैं और गरीबों को खून चूस रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं, लेकिन आप उसके विपरीत बोल रहे हैं। देखिए, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, सारा सरकारी नौकरी को छीना जा रहा है, सारा प्राइवेट किया जा रहा है। तो जब नौकरी ही नहीं मिलेगा, लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो कौन सी का सरकार? और 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में जब बिकाएगा तो कौन सी का सरकार? कहाँ से लोग गरीब लोग खाएगा?
ये सब मूर्ख बनाने का धंधा है। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराओ और राज करो, ये बहुत दिन नहीं चलेगा। सारा जनता समझ गई और बहुत सारा गठबंधन जो थी उनके साथ वो भी समझने लगे और सारे के सारे उनसे किनारे होंगे। देखिए, ये आशुतोष सिंह हैं। आशुतोष सिंह के ज़ुबानी आपने सुना, इनका विचार आपने जाना कि स्टेट की राजनीति यानी बिहार की राजनीति, केंद्र की राजनीति के बारे में भी इन्होंने कहा। इनका कहना ये है कि नीतीश कुमार ने जो ये कदम उठाया है, जो एनडीए को छोड़कर यूपीए में आकर सरकार जो बनाए हैं वो बहुत बेहतर बनाए हैं। और अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि पूर्व में जो एनडीए के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और अभी यूपीए के साथ मुख्यमंत्री बने हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? क्या इस बार आगे की ओर बिहार जाएगा या पीछे की ओर आएगा? देखिए, अभी जो आए हैं यूपीए गठबंधन में, आगे की ओर सरकार जाएगी। इसमें रोजगार मिलेगा, इसमें काम होगा, इसमें झूठ बोल बोल कर बुर्बक बनाने वाले नेता अब छट गए। तो अब पूरा उम्मीद है कि अब अच्छा काम होगा। हाँ, पहले अटल जी का जो सरकार था वो ठीक था। अटल जी का जो सरकार था, हाँ, वो तो खुद इनको भगाए रहते थे। तो ये लोग किसी का नहीं है। जब अडवाणी के नहीं हुए, जो अटल जी जब इनको भगा रहे थे, हटा रहे थे पार्टी से, तो अडवाणी अपना जातिवाद करके इनको बचाए। और आज के डेट में अडवाणी के 2 लात मार के किनारे फेंक दिए। वो बेचारे जो पार्टी को जो आगे बढ़ाए और उनको किनारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों फेंक दिए। तो दूसरे लोगों के क्या होंगे? तो एक चीज़ ये बताइए कि अभी चुनाव के पूर्व तेजस्वी यादव, जो उनका तो चुनाव का मैनिफेस्टो था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो इतना लाख स्टूडेंट को मैं जॉब दूंगा, सर्विस दूंगा। तो अब तो ये उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो क्या इस पे क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अपनी सरकार में वैसे युवाओं को जॉब दे पाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी, बीजेपी जो टोटली ही झूठ बोलते हैं, उनसे तो तेजस्वी अच्छा काम करेंगे। अब कितना काम करेंगे अब वही बता सकते हैं, लेकिन वो झूठ लोग जो हटे वो लोग से अच्छा काम करेंगे। देखिए, आशुतोष सिंह काफ़ी इनके अंदर एक्सपीरियंस है और ये रोहतास ज़िला के एनसीपी के अध्यक्ष तो हैं ज़रूर, लेकिन स्टेट का भी इन्हें काफ़ी तजुर्बा है, केंद्र का भी तजुर्बा है। चूँकि केंद्र के लोगों से भी इनका काफ़ी बेहतर ताल्लुकात है, स्टेट के लोगों से भी काफ़ी बेहतर ताल्लुकात है और कहीं ना कहीं एक अच्छे उभरते राजनीतिकों में इनका नाम शुमार किया जा रहा है, जिनका नाम आशुतोष सिंह है। 12 साल राजद में रहे, 14 साल जेडीयू में रहे, अभी आप एनसीपी में हैं। एनसीपी में भी हमको लग रहा है कई साल तक आपका हो गया, एनसीपी के ज़िला अध्यक्ष बने। तो एक चीज़ ये बताइए कि आप 3 बड़े नेताओं को आप देखे हैं। लालू यादव को भी आपने देखा राजद में, नीतीश कुमार को भी देखा आपने, बहुत करीब से देखा जेडीयू में, अभी आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार को देख रहे हैं। तो इन नेताओं के बारे में आपकी सोच क्या है? राष्ट्र के प्रति इन लोग कितना ईमानदारी से काम किए? देखिए, ये लोग गरीबों का मसीहा था। लालू यादव ने गरीब जो दबे कुचले थे, है ना, उनको मदद करते थे और गरीबों को सरकार सहायता करती थी। और नीतीश कुमार भी गरीबों का नेता हैं और गरीब परिवार से ये लोग आते हैं। और शरद पवार भी वहाँ महाराष्ट्र में, बम्बे में फुटपाथियों को उन्होंने बसाया, गरीबों का जगह दिया। तो ये तीनों नेता सारे गरीब को लोग मदद करके उठाते थे। और वो जो अभी जो बीजेपी की जो है गवर्नमेंट, वो अमीरों का है। अंबानी, अंदानी, ये सारे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह सारे गुजरात के हैं और सारे उद्योग धंधा वाले से हैं। वो नरेंद्र मोदी चाय बेचते हैं, कोई चाय बेचते हुए देखा है उनको? ये सब झूठ बोल कर। लेकिन वो तो बोलते हैं कि मैं चाय बेचने वाला। अरे अमित शाह वो लोग का जोड़ी पुराना है। वो अमित शाह का बहुत बड़ा कंपनी है। अंबानी, अंदानी ये लोगों का ये हैं, पार्टनरशिप ही है वो लोग का अंदर से, और ये लोग मदद करते हैं। सारे अमीरों की सरकार है बीजेपी का। और लालू यादव, नीतीश कुमार और शरद पवार जी, ये गरीब लोगों को उठाते हैं। तो क्या एक सवाल आपसे है कि अगर इन लोगों को मौका मिला केंद्र में, लालू जी, नीतीश जी, शरद पवार, अभी तो बहुत जोर का चर्चा चल रहा है कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देखा जा रहा है, ये आवाज़ उठ रही है, देश स्तर पर आवाज़ उठ रही है। तो क्या इन लोगों को, मोदी की सरकार है, उनसे ये लोग बेहतर काम करेंगे या?
देखिए एकदम बिल्कुल बेहतर करेंगे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद पवार जी, उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार भी बनाया जा रहा था यूपीए गठबंधन से, और हमको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का भी उम्मीदवार बनाया जाएगा। जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है ना, तो वो तैयार नहीं हुए। क्यों नहीं तैयार हुए, क्या कारण है? वो कुछ कारण से तैयार नहीं हो पाए। उनको मन के, हम वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में हम क्या उतना बोल सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार वो हो सकते हैं यूपीए गठबंधन को। तो जब वो बनेंगे तो फिर गरीबों का फिर सरकार आ जाएगी। जो अभी जो 150, 200, 250, 400 में मोबाइल जिंदा करने के लिए 150, 200 से ऊपर पैसा लगाइए जिंदा करने के लिए, 28 दिन तक, 1 महीना नहीं चलेगा। और हम लोग का जो गवर्नमेंट रहती थी पहले, 10 रुपये का रिचार्ज कीजिए और सारा मोबाइल चालू रहेगा कई महीना तक। तो ये ठगों की सरकार है। कैसे भी गरीबों को हम खून चूस ले, टैक्स बढ़ा दे, इधर से ले ले उधर से ले ले। जब 10 रुपया के रिचार्ज करने पर कई महीना तक जब मोबाइल जिंदा रहते थे, कोई गरीब बात कर सकता था, रिक्शा वाला, ठेला वाला बात कर सकता था। आज बीजेपी की सरकार जो है सीधे खून चूस रही है। 200, 400 को रिचार्ज कीजिएगा तो 1 महीना भी नहीं चलेगी, 28 दिन रहेगी, उसके बाद सिम बंद हो जाएगी। देखिए, ये आशुतोष सिंह यानी बहुत पुराना इतिहास ये बता रहे हैं। यानी जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और जब केंद्र में शरद पवार जैसे नेता थे, लालू यादव जैसे नेता थे, नीतीश कुमार जैसे नेता थे, इनका ये कहना है कि उन लोगों के समय में महंगाई कम थी, रेल टिकट कम था, अभी मोबाइल का जो रिचार्ज होता है वो कम था, गैस का दाम कम था। यानी कहीं ना कहीं महंगाई में कमी थी। लेकिन आज जो एनडीए की सरकार है, यानी मोदी की सरकार है, तो सभी चीज़ों का काफ़ी दाम बढ़ गया है, काफ़ी आगे जा चुका है। यानी जो गैस 400 रुपये मिलता था, वो गैस आज 1100 रुपये का है। कि अभी एनडीए की सरकार यानी मोदी सरकार लगातार रेल पे, जैसे पूर्व में जो ओल्ड एज के लोग थे उनका टिकट कुछ और हुआ करता था, अभी जो कम उम्र के बच्चे थे उनको हाफ टिकट लगता था। तो क्या अभी लगातार केंद्र सरकार जो है वो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर रही है? इस पे आप क्या कहना चाहें? देखिए, नरेंद्र मोदी का ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जो व्यक्ति शांत रहता है, सेवा करता है, वो टिकता है। लेकिन ये लोग खून चूस रहे हैं चारों तरफ से, रेलवे हो चाहे कोई भी विभाग हो। वो पहले बताइए, ट्रेन का टिकट कितना होता था? 2, 4, 5 रुपये का होता था। आज का ट्रेन प्लेटफार्म का टिकट जो है कितना पैसा है? तो ये लोग सोच रहे हैं कि कैसे लूट ले देश को। तो ये लोग को ज़्यादा दिन सरकार नहीं चलने वाली है। सारे बताइए, वृद्ध लोग कहाँ से पैसा लाएंगे? वो लोग का खाना मुश्किल है, बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चों को सारा चीज़ में दाम बढ़ा दिया गया। एकदम खून चूस रहे हैं लोग, ज़बरदस्ती खून निकाल रहे हैं शरीर से। तो आप एज ए जिला अध्यक्ष होने के नाते देशवासियों से क्या अपील करेंगे? सभी देशवासियों से अपील करेंगे कि झूठों की सरकार, ठगों की सरकार, जो गुजरात से आए हैं, 4 प्रधानमंत्री हैं देश के। कहने के तो नरेंद्र मोदी खाली प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह जी हैं जो गुजराती हैं। नरेंद्र मोदी तो गुजराती है, ये हैं अदानी अंबानी सब गुजराती हैं, और सारे देश को कब्जा कर रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं। अब देश को आज़ाद दिलाना पड़ेगा इन लोगों से। तो क्या भविष्य में क्या हो सकता है? ये अपील करेंगे जनता से कि अभी चेत जाए, है ना। हिंदू मुस्लिम करने से किसी का पेट नहीं भरता। हिंदू मुस्लिम करने से बेरोजगार युवाओं को हमारा नौकरी नहीं मिलता। ये चेत जाए, जो 10 रुपये की चीज़ है वो 100 रुपये में मिल रहा है, जो 200-250 का गैस सिलेंडर मिलता था वो 1200 में मिल रहा है। चेत जाए, नहीं तो गुलाम हो जाएंगे अंग्रेज। ये जल्दी नहीं भागेंगे जब कब्जा कर लेंगे पूरे। तो ये बताइए कि 2024 में चुनाव होने जा रहा है, चुनाव होने वाला है, तो 2024 में क्या क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी? देखिए, हमको पूरा उम्मीद है। बिहार से इनको नीतीश कुमार ने, है ना, भगा दिया, और अब देश से जनता भगाएगी। और सारे जो गठबंधन के नेता हैं सारे उब चुके हैं और बीजेपी का चाल समझ चुके हैं। अब बीजेपी में पहले वाला बीजेपी नहीं रह गया। अब पहले का बीजेपी तो कुछ सही था, आज का बीजेपी सीधे ठग है, सीधे झूठ बोलने वाला है ना। सिर्फ झूठ ही बोलता है और मूर्ख बनाता है लोगों को। तो अब लोग समझ जाए, चेत जाए, नहीं तो फिर आज़ादी दिलाने में बहुत मुश्किल होगा इन लोगों का, जब पूरी तरह से जकड़ लेंगे लोग। तो देखिए आशुतोष सिंह, यानी ये जो लाइव हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं, आशुतोष सिंह जो बोल रहे हैं, वो काफ़ी दर्द भरी आवाज़ निकाल रहे हैं, देश हित में आवाज़ निकाल रहे हैं। और इनका कहना ये है कि लगातार
जो मोदी सरकार है वो देशवासियों के प्रति किस तरह का माहौल बना रही है। और माहौल बनाकर इनका ये कहना है कि अभी 4 गुजराती मिलकर देश को चला रहे हैं, नाम इन्होंने बताया। और ये भी अपील कर रहे हैं देशवासियों से कि आप लोग होशियार हो जाएं, चेत जाएं, अलर्ट हो जाएं, वरना ये सरकार देश को बर्बाद कर देगी, बेच देगी। और भी बहुत सारी चीज़ों को ये बोल रहे हैं। तो मैं और भी इनसे ये जानकारी लेना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए आशुतोष जी कि अब हम लोग नगर निगम पे आते हैं। चूँकि रोहतास ज़िला के आप अध्यक्ष हैं, एनसीपी के अध्यक्ष हैं और काफ़ी चर्चित अध्यक्ष हैं आप। तो एक चीज़ ये बताइए कि अभी जो रोहतास ज़िला में जो नगर का चुनाव होने जा रहा है, जैसे अब सासाराम के आप रहने वाले हैं, सासाराम नगर निगम बन चुका है, इस तरह डेहरी कोचस में भी होगा। यानी जहाँ जहाँ नगर पंचायत, नगर निगम या नगर परिषद है, तमाम चुनाव हो रहा है। तो आपकी भी चर्चा है, एज ए एनसीपी अध्यक्ष तो आप है ही हैं, लेकिन मेयर प्रत्याशी के रूप में भी आपका नाम काफ़ी चर्चे में है। तो क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जी, अगर जनरल रहेगा सासाराम नगर निगम क्षेत्र तो जनरल में मैं लड़ूंगा। और मैं 28 साल से बताना चाहता हूं कि 28 साल से राजनीति में हैं और 1993 के बाद से छात्र नेता से हम उभरे हैं। और हम प्रदेश का महासचिव भी रहे हैं 1993 के बाद से। किस पार्टी में? राजद में। अच्छा। और उसके बाद मेन पार्टी का जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, बहुत सारा पदों पर रहे हैं। और हम 12 साल राजद में काम किए हैं और 14 साल माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी में जनता दल यू में हम काम किए हैं। मुख्यमंत्री का जो अच्छा काम देखकर तो हम जदयू में गए और 14 सालों तक हमने नीतीश कुमार के पार्टी का काम किया। हमने किसान जनता दल यू का रोहतास जिला का अध्यक्ष रहा हूँ, युवा जदयू का मैं प्रदेश सचिव रहा हूँ और किसान बिहार प्रदेश का मीडिया प्रभारी रहा हूँ और प्रदेश का उपाध्यक्ष में कानून प्रकोष्ठ में रहा हूँ। बहुत सारा पदों पर मैं रहा हूँ। मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश कार्यालय में मुझको कार्यालय में रूम भी दिया गया था रहने के लिए और सारे बिहार का काम देखता था। लेकिन हमको टिकट नहीं मिलने के चलते हमारा भी यह इच्छा है कि हम कितना दिन भाई हाला करेंगे। जनता टिकट नहीं मिला इसलिए छोड़ दिए? जब हमको विधानसभा का टिकट नहीं मिला तो जब सासाराम विधानसभा क्षेत्र से तो हम वहाँ निर्दलीय फाइट करने जा रहे थे। तो शरद पवार जी के आदेशानुसार फिर सासाराम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके सिंबल से हम चुनाव लड़े। और अब तो जनता का पूरा दिन रात हम सेवा करते हैं और सासाराम में रहते हैं तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा अगल बगल का समस्या ही उठाएंगे। 365 दिन 28 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने 1 रुपया, भगवान का नाम लेकर बोल रहे हैं, देवी देवता का नाम लेकर, कि मैंने 28 साल के राजनीतिक जीवन में किसी का काम करवा कर मैंने 1 रुपया नहीं लिया हूं, ना किसी अफसर से कोई 1 रुपया चंदा लिया हूं। तो ये बताइए कि नगर निगम का चुनाव जो आप लड़ने जा रहे हैं, क्यों लड़ने चाह रहे हैं? देखिए, जनता के मांग पर, जनता के का नाम है कि आशुतोष जी आप कितना दिन हाला करिएगा, खाली आप किसी पद पर जाइएगा तो आप काम करके दिखाइएगा। हमको एक बार खाली सासाराम के जनता मेयर के अगर बना देगी तो हम इतना अच्छा काम करेंगे कि फिर हमको जनता यहाँ निर्दलीय हमको विधायक बनाएगी। एक बार काम करके दिखा देंगे। देखिए, ये आशुतोष सिंह हैं। आशुतोष सिंह से मैं लगातार सवाल कर रहा हूँ और सवाल का जवाब भी ये लगातार दे रहे हैं। यानी इनका कहना है कि अगर मैं मेयर बन जाता हूं तो जो सासाराम का नाम है, सासाराम विश्व प्रसिद्ध शहर है, विश्व के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में सासाराम को अंकित किया गया है। तो नाम के अनुसार ये शहर नहीं है। अगर मैं मेयर बन जाता हूं तो नाम के अनुसार शहर को बहुत सुंदर बनाऊंगा, बहुत बेहतर बनाऊंगा, हरा भरा बनाऊंगा और यानी इतना विकास करके मैं दिखाऊंगा कि सासाराम का जो नाम है उस नाम के हिसाब से सासाराम बेहतर देखा जाएगा। अच्छा, एक सवाल है आपसे, चूँकि आप मेयर प्रत्याशी हैं और सासाराम के रहने वाले हैं, काफ़ी चर्चित लोगों में आपका नाम लिया जाता है। तो एक चीज़ ये बताइए कि अभी आपको ये जानकारी तो होगी कि 86 लाख रुपए शहर की सफाई के नाम पे नगर निगम में खर्च हो रहा है। जैसा स्थानीय विधायक राजेश कुमार ने इसकी बात विधानसभा में, हाउस में भी उठाया है कि 86 लाख की सफाई के नाम पे फंडिंग हो रहा है हर मंथ में। दूसरा सवाल आपसे ये मैं करूँगा कि आप ये भी मैं बताता चलूँ कि पूरे देश में सासाराम शहर गंदगी के मामले में 1 नंबर पे आया है। तो पहला सवाल ये है कि 86 लाख रुपए जो नगर निगम के द्वारा जो खर्च हो रहा है,
क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, ये सासाराम नगर निगम में हम रोज़ बोलते हैं कि लूट मचा हुआ है। अभी तक एक भी ईमानदार नेता यहाँ गद्दी नहीं मिला। सारे वार्ड कमिश्नर से लेके चेयरमैन, उप चेयरमैन, ज़्यादा से ज़्यादा सारे चोर थे। 90 से 99% लोग चोर थे। इसके चलते सारा लुटाइया हो रहा है सारा जगह। बताइए, पहले 20 लाख में सफाई होता था और नगर निगम के नाम पर 85 लाख 86 लाख रुपया हर महीना वो आपको सफाई पर जा रहा है। अगर हम मेयर बन जाते हैं तो 1 लाख, एक वार्ड है ना, 48 को वार्ड है, 48 लाख में पूरा शहर चमक जाएगा। जो सासाराम जाना जाता है, अगर हमको आधा उसका 86 का आधा भी अगर उतना खर्च करना पड़े तो हम देश का सबसे सुंदर शहर बना के दिखा देंगे। और अगर हमको जनता अगर यहाँ के मेयर बना देती है तो लोग यहाँ भटकते हैं। सारा काम कराने में नगर निगम में कार्यालय में जाइए, बिना पैसा का एक काम नहीं होता है। अगर मैं मेयर, अगर देवी देवता अल्लाह ईश्वर के आशीर्वाद से, मजार बाबा के आशीर्वाद से अगर मैं मेयर बन जाता हूँ तो जनता को दौड़ना नहीं पड़ेगी। अगर हमारे कार्यालय में आते हैं तो उनको कुर्सी पर बैठाया जाएगा, उनको मीठा पानी पिलाया जाएगा अगर हम बन जाते हैं तो। और उनका काम जो नियम अनुकूल होता है, जल्द से जल्द नियम को प्रक्रिया पूरा करके और जल्द से जल्द उनके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो अगर जनता आपको मेयर बना देती है तो आप शहर को उसके नाम के अनुसार बना देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सासाराम शहर कैसे बनाएंगे आप जी? कि नगर निगम वही रहेगा, टीम वही रहेगा, कैसे आप बनाएंगे? देखिए, सारे कुछ हो रहेंगे, सारे भ्रष्टाचारी हैं। अगर एक ईमानदार जाकर टाइट व्यवस्था कर दे, सारा चोरी रोक दे तो ऐसी खुशहाल हो जाएगा। सारा 100 रुपया अगर आया उधर से सरकार का, तो अभी आपको 100 रुपया के जगह पर 10 रुपया भी 20 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। 80 और 90 रुपया को लुटैया है। और अगर हम बन जाएंगे तो सारे चोरी बंद हो जाएंगे और लगाम लगाएंगे। और हम जैसे अभी चैन से नहीं बैठते हैं, गांव गांव घूमते हैं, मोहल्ला मोहल्ला घूमते हैं और प्रदर्शन करते हैं, उस समय भी हम घूमते रहेंगे। ये नहीं कि हम खाओ पकाओ। आज तक 28 साल के जीवन में 1 रुपया किसी से नहीं लिए हैं। किसी का भी काम करा के, चाहे चंदा हो, चाहे किसी भी आदमी का काम करा के, ऑफिस में या कोई काज करा कर, जब 28 साल तक हम ईमानदारी दिखा चुके तो अब जिंदगी में मेरा कितना दिन बचा? अरे आधा जिंदगी तो मेरा पार हो गया। अभी तो आप युवा हैं, स्मार्ट हैं। नहीं, आधा उम्र मेरा पार हो गया है ना। अब कुछ साल मेरा है और 25% मतलब काम करने का मेरा समय है। 25% बुढ़ापा में चला जाएगा। 100 रुपया अगर आएगा तो 100 रुपया के 100 रुपया खर्चा करेंगे, सीधे जनता के बीच में कार्य होंगे और हर मोहल्ला पूछेंगे, हर वार्ड में जाकर, और जनता के मन से काम होगा। अभी बताइए, लाइट होता है 10 रुपया का लाइट, 100 रुपया का बिल बन जा रहा है। जनता से पूछेंगे कि इतना पैसा आपको वार्ड में देना है, सरकार से आया है, किस चीज़ में लगाए, किस मद में लगाएं, और जनता ही काम करवाएगी। तो ये बताइए कि आप जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? क्या उम्मीद है? जनता से अपील यही करना चाहेंगे कि देखिए, चुनाव के समय में बरसाती मेढक के तहत नेता पैदा होते हैं, लेकिन जब आपका दुख रहता है, जब पूरा शहर डूबा रहता है, जल जमाव भरा रहता है, धर्मशाला रोड जैसा दुकान में पानी घुसा हुआ था, रोजा रोड में सारा दवाई के दुकान वाले सारे परेशान थे, चाहे सहजलाल पीर हो गया, चाहे तकिया हो गया, चाहे बहुत सारे जगह हम जाने का काम किए, वहाँ का जल जमाव हटवाने का काम किए, प्रदर्शन किए और डीएम का घेराव किए, नगर निगम का घेराव किए। उस समय एक नेता नहीं था, सिर्फ आशुतोष सिंह था। तो क्या ये अभी जो सांसद हमारे हैं सासाराम लोकसभा के और विधानसभा के जो हमारे विधायक जी वगैरह हैं, इन लोग काम नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर विधायक के संसद बढ़िया रहते तो लगाम नहीं लगाते। उनको संसद महोदय के छेदी पासवान जी को दिखाई नहीं दे रहा है कि सासाराम में लूट मचा हुआ है। चेयरमैन से लेकर कचपाक परकाई जेल जा रहे हैं और सारे पैसा का लूट मचा है। अगर 1 लाख रुपया आता है तो 10,000 मुश्किल से खर्चा नहीं होता है, सारे लूट जाते हैं। सारे जेल जाने का सिलसिला चालू है और आगे भी चालू रहेगा जब तक भ्रष्टाचारी रहेंगे। और संसद और विधायक दोनों निष्क्रिय हैं। अगर अच्छे रहते तो सासाराम शहर जिला का हेडक्वार्टर है, राजधानी जिसको कहा जाता है जिला का, और इस जिला का हेडक्वार्टर इतना गंदा, इतना कचरा, जो जंगल में भी सफाई है। तो सारे के सारे निष्क्रिय लापरवाह हैं। शासन के कंधे पर भी जिम्मेवारी है। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक काम नहीं कर पा रहे हैं तो जिला प्रशासन को तो करना चाहिए। देखिए, जब संसदीय विधायक जब निष्क्रिय और लापरवाह रहेंगे तो
प्रशासन तो लूट मचेबे करेगा। वो यहाँ का है, कोई किसी स्टेट का, कोई किसी जिला का है, उसको इस धरती ससराम की धरती से क्या मतलब है? वो आया, नौकरी किया, लूटपाट किया, पर चला गया। तो संसद विधायक जब तक यहाँ नहीं होंगे तेज तरार, तब तक यही होते रहेगा, भ्रष्टाचार बढ़ते तो रहेगा। यहाँ की जनता, सासाराम की जनता, चूँकि जब गंदगी के मामले में 1 नंबर पे है और गंदगी काफ़ी ज़्यादा है, नाला नाले की सफाई नहीं हो पाई है, थोड़ी बारिश होती है तो कमर ऐसा पानी लग जाता है सभी सड़कों में, सभी गलियों में, तो क्या जनता कसूरवार नहीं है क्या? देखिए, जनता बिल्कुल कसूरवार है। वोट के दिना हमारे जैसा आशुतोष सिंह जो सालों भर 365 दिन काम करता है, ये नहीं देखता है कि वो मुस्लिम है, कोई हिंदू है, वो फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है कि अति पिछड़ा है। हम हर कोई के साथ देते हैं, जो भी हमको जानकारी हो गया कि यहाँ कष्ट है, कोई भी जाति के लोग हैं, लेकिन जनता इतना समझिए कि ये है कि जातिवाद में बन जाता है। जनता भी कसूरवार है। बहुत वो अगर सुधर जाए, जनता अगर सुधर जाए, खाली 1 मिनट के लिए ईमानदार बन जाए, वोट देते समय भगवान, देवी देवता, अल्लाह, ईश्वर, मजार बाबा, साईं बाबा के नाम पर खाली वोट देने लगे कि जो अच्छा काम करेगा उसी को 1 मिनट खाली ईमानदार हो जाए बटन टिपते समय, तो पूरा देश सुधर जाएगा। जातिवाद और पार्टीवाद के नाम पर पैसावाद सब सारे चले जाएंगे और अच्छे लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद विधायक होंगे और सासाराम का मेयर होंगे। देखिए, आशुतोष सिंह हैं, बहुत बेबाक ये इंटरव्यू दे रहे हैं, बिहार दर्शन से बहुत बेबाक इंटरव्यू दे रहे हैं, और इनका कहना ये है कि जिस तरह से सासाराम का नाम है, जिस तरह से हमारा देश जागरूक हो जाए और यहाँ की जनता समझदार हो जाए और अपने हक को समझे, अपने इंसाफ को समझे, तो वैसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाने की ज़रूरत है। वो सांसद हो, विधायक हो, मेयर हो, वार्ड कमिश्नर हो, और सभी लोग अगर ईमानदार बन जाए, शहर के प्रति, देश के प्रति सोच अच्छी हो जाए, तो निश्चित रूप से हमारा देश भी महान होगा, हमारा शहर भी महान होगा, और निश्चित रूप से देश भी विकासशील होगा, शहर भी विकासशील होगा। लोग ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को कर भी पाएंगे और सुकून से भी रह पाएंगे, हरे भरे अंदाज में रहेंगे, विकासशील शहर में रहेंगे, ऐसा आशुतोष सिंह का कहना है। इन्होंने शहरवासियों से ये भी अपील किया है, देशवासियों से ये भी अपील किया है, बहुत नम्रतापूर्वक इन्होंने अपील किया है कि आप लोग बहुत सूझबूझ से काम लें, चूँकि देश आपका है, शहर आपका है, राज आपका है, आप इस देश के मालिक हैं, इस राज के मालिक हैं, इस शहर के मालिक हैं। तो मालिक जब आप हैं तो वैसे लोगों को आप चयनित करें जो देश के प्रति, स्टेट के प्रति और शहर के प्रति ईमानदारी पूर्वक कार्य कर सके। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ छोटू कुमार, कैमरामैन।